टेस्ट में पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी हासिल हो गई। FATF के 27 में से 20 नुकात पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त। चीन, मलेशिया और तुर्की का पाकिस्तानी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को इब्तदाई तौर पर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब और ईरान के माबैन मसालहत की कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें करके ईरानी क़यादत से मुलाकातों से मुतालिक तबादला ख्याल करेंगे। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान ने दो तरफा मुआहदे का हतमी मुसव्वदा भारत को भिजवा दिया। पाकिस्तान ने हर यात्री के लिए $20 फीस बरकरार रखी है। हतमी मुआहदे में भारतीय मुतालबात भी तस्लीम किए गए। मुआहदे के मुताबिक 5000 यात्री रोजाना आ सकते हैं। गुंजाइश हो तो तादाद बढ़ाने पर भी कोई पाबंदी नहीं। आज़ादी मार्च से निपटने के लिए हुकूमत मुतहरिक इत्तेहादी जमातों से मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब इत्तेहादियों से तजावीज़ लेंगे। अपोजिशन का लाहे लाते ही हुकूमत पॉलिसी मरतब करेगी। हुकूमत और इसके सहूलतकारों को मिलकर घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब। कहा, हुकूमत अवाम को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। मजदूरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत सूबों के वसाइल सलब करना चाहती है। एहतजाज के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम के राबते तेज। मौलाना फजलुर रहमान और असमन याद वली की मुलाकात आज 4 सद्दा में होगी। JUI और पीपल्स पार्टी से भी राबता। अकरम दुर्रानी का नैय्यर बुखारी को फोन। आज़ादी मार्च की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एहतजाजी मार्च भी इस्लामाबाद पहुंच गया। कपास की फी मन कीमत 5000 रुपए करने का मुतालबा। ज़राई ट्यूबवेल के बकाया जात मुआफ किए जाएं। बिजली सस्ती करने की मांग भी रख दी। बरतानवी शाही जोड़ा आज आ रहा है पाकिस्तान। शहजादा विलियम और एलिया केट मिडल्टन रात 9 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगी। नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। शाही मेहमान लाहौर और चित्राल का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तानी मुसव्विरा ने बरतानवी शाही जोड़े का पोर्ट्रेट बना डाला। खानपुर के बानो बाजार में छेड़छाड़। खातून ने उबाश पर थप्पड़ और जूतों की बारिश कर दी। दुकानदारों ने भी खूब हाथ साफ किया। खैबर पख्तूनख्वा में घरेलू मुल्कबानी का मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला महमूद खान और जहांगीर तरीन ने पसमानदा अजला से ताल्लुक रखने वाले 10 लाख अफराद में मुर्गियां तकसीम की। तो खुशामदीद कहेंगे, मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले कराची से मुतालिक अहम खबर दें। कराची की लाइफलाइन K4 मंसूबे में ताखीर क्यों हो रही है और मंसूबे की कीमत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखे गए खत ने भांडा फोड़ दिया। ट्रांसपेरेंसी को शिकायत मिली कि रूट की तब्दीली, मंसूबे की वसअत और मंसूबे के रूट पर विंड पावर प्रोजेक्ट असल मसला है, जिसके 22 K4 की लागत 150 अरब रुपए तक जा पहुंची। जबकि कंसल्टेंट कहते हैं यही मंसूबा 2 साल में 50 अरब रुपए में मुकम्मल हो सकता है। इसी मामले पर बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज काशिफ फारूकी से। काशिफ, बताइएगा सबसे पहले ये मामला है क्या? जी बिल्कुल किरण, K4 मंसूबा जो कि कराची के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। कराची क्योंकि जिस बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर जो पीने के पानी की जरूरियात है वो बहुत ज्यादा है। इस सिलसिले में ये एक मंसूबा बनाया गया था K4 का, जिससे कराची के शहरियों को पानी मैसर आना था। इब्तदाई तौर पर 65 मिलियन गैलन यौमिया पानी ये मंसूबा फराहम करता। लेकिन ये मंसूबा शुरू से ही बदनीयती के बाइस जो है वो कटाई का शिकार रहा और बिलाखिर अब गुज़िश्ता 1 साल से तकरीबन काम मुकम्मल इस पर ठप पड़ा हुआ है। कभी इस मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो जाती है और कभी हुकूमत सिंध जो है उसकी थर्ड पार्टी ऑप्शन कराने की बात करती है। लेकिन इस मंसूबे पर अब तक काम 1 साल से मुकम्मल तौर पर बंद है। 2018 सितंबर में काम रुका था, जो अब दोबारा शुरू नहीं हो सका है। ताज़ा तरीन अपडेट इसमें यह है कि आज ही चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से खत लिखा गया है, जिसमें इस मंसूबे की ताखीर की वजूहात बयान की गई है। सबसे बड़ी जो वजह हुकूमत सिंध को बताई गई है वो ये है कि
کہ حکومت سندھ نے اس منصوبے کے روٹ کے اوپر ونڈ پاور کے پروجیکٹ جو ہے ان کی منظوری دے دی ہے، جس کے باعث جو ہے اس منصوبے پہ عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ اس کے علاوہ اس خط میں جو دیگر جو وجوہات بتائی گئی ہیں اس میں جو ہے وہ یہ معاملہ بھی لکھا گیا کہ جو 2018 سے فروری میں یہ کام سلو ہونا شروع ہوا تھا اور وہ 2018 ستمبر میں مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروجیکٹ کی لاگت بڑھنے کی بات کی گئی ہے اس منصوبے کے حوالے سے، وہ بھی یہی ہے کہ اس منصوبے کے روٹ میں بار بار تبدیلی کی گئی ہے، جس کے باعث اس کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے چیف سیکرٹری کو لکھے گئے خط میں مزید بھی کئی اہم وجوہات سے پردہ اٹھایا ہے، جس سے حکومت سندھ کی مبینہ بدنیتی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، جبکہ حکومت سندھ دوسری جانب مسلسل یہ شکوہ کرتی رہی کہ وفاق کی جانب سے جو 50% کا شیئر اس منصوبے کے لیے دیا جانا تھا وہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جو چیف سیکرٹری کو خط لکھا گیا ہے اس میں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ حکومت سندھ کے موقف کی مکمل طور پر نفی کرتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کاشف فاروقی اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ FATF میں پاکستان کو سفارتی کامیابی حاصل ہو گئی۔ FATF کے 27 میں سے 20 نکات پر پاکستان نے مثبت پیش رفت کی۔ چین، ملیشیا اور ترکی نے پاکستانی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ FATF نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو ابتدائی طور پر تسلی بخش قرار دیا، تاہم پاکستان کی طرف سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے نکات پر ابھی مزید 2 دن غور کیا جائے گا۔ FATF میں پاکستان کو سفارتی کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ FATF کے 27 میں سے 20 نکات پر پاکستان نے مثبت پیش رفت کی۔ چین، ملیشیا اور ترکی نے پاکستانی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ FATF نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو ابتدائی طور پر تسلی بخش قرار دیا، تاہم پاکستان کی طرف سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے نکات پر ابھی مزید 2 دن غور کیا جائے گا۔ وزیراعظم کی سعودی عرب اور ایران کے درمیان مصالحت کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کل مختصر دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ وزیراعظم سعودی فرمانروا اور ولی عہد سے ملاقاتیں کر کے ایرانی قیادت سے ملاقاتوں سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ اراکین نے ایران اور سعودی عرب میں کشیدگی ختم کرانے پر وزیراعظم عمران خان کی کوششوں کی تعریف کی۔ کامیاب دورہ چین پر بھی کابینہ نے وزیراعظم کو مبارکباد دی۔ مزید جانتے ہیں آج اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری سے۔ طارق بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے۔ آج کے اجلاس میں بڑی تفصیلی بحث ہوئی پاکستان کی خارجہ پالیسی پر، پرائم منسٹر کے دور پر، اور جو پرائم منسٹر کا مڈل ایسٹ انیشیٹو ہے اس پر بھی وفاقی کابینہ نے مکمل حمایت کا اعلان کیا، اس کا اظہار کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوشش جاری رہیں۔ جو ایران کی قیادت سے بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں بریف کیا گیا، اور کل کا جو دورہ ہے سعودی عرب کا اس کے بارے میں بات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو برٹش رائل فیملی کا وزٹ ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے آگاہ کیا کہ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ آج کے اجلاس میں 6 آرڈیننس جو تھے وہ بھی ان پر تبادلہ خیال ہوا، تاہم ان آرڈیننسوں کو پر فیصلے کو ڈیفر کر دیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ نہ ہو، اور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی پیش رفت ہو جس کے بعد صورتحال نارملائز ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے طارق چودھری، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے دورے خطے میں امن و استحکام اور اتحاد کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ ٹویٹ کیا کہ ایرانی صدر حسن روحانی میں امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ دونوں برادر ممالک کی قیادت کے ایک دوسرے پر اعتماد اور تعلقات میں قربت کا مظہر ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ایران اسلامی دنیا کے 3 اہم بھائی ہیں۔ پاکستان کے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ باہمی کشیدگی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے کرتارپور معاہدے میں بھارت کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری پر 2 طرفہ معاہدے کا حتمی مسودہ بھارت کو بھجوا دیا۔ مسودے میں بتایا گیا کہ 5000 سکھ یاتری روزانہ آ سکتے ہیں، گنجائش ہو تو تعداد پر کوئی پابندی نہیں۔ 2 طرفہ اتفاق رائے کی صورت میں معاہدے کی وفاقی کابینہ سے منظوری بھی لی جائے گی۔ معاہدے پر واہگہ بارڈر یا کرتارپور زیرو پوائنٹ کے مقام پر دستخط کی تقریب ہوگی۔
अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत अवाम को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत सूबों के इख्तियारात तलब कर रही है। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। महंगाई और टैक्सेस के तूफान से आम आदमी परेशान है। हर चीज महंगी हो गई है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है, गैस का बिल, बिजली का बिल, हर बिल बिजली बिल से ज्यादा महंगा होता है। और हम समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है अवाम की मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, और ये सिलेक्टेड लोग आपके मुआशी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए हम निकले हैं, इसलिए हम ये जदोजहद कर रहे हैं ताकि हम आपके जमहूरी हकूक़ को बहाल कर सकें, ताकि हम आपके इंसानी हकूक़ को बहाल कर सकें, ताकि हम आपका मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। पाकिस्तान के अवाम इस कठपुतली हुकूमत के साथ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम इस कठपुतली हुकूमत को घर बेचने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान के अवाम अपनी जमहूरी हकूक, अपने इंसानी हकूक और अपना मुआशी हकूक पर सौदाबाजी करने को तैयार नहीं है। ख्वाजा साद रफी का कहना है कि वो कई साल से मुफाहमत के हामियों में शामिल है, लेकिन मुल्क में धरनों की बुनियाद इमरान खान ने रखी। हुक्मरानों ने नफरत के जो बीज बोए वो अब दरख्त बन चुके हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में समाअत के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफी का मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मैं खुद मुफाहमत के हामियों में शामिल हो चुका हूँ कई साल से। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आप कम ज़रफ़ी की आखिरी हद पे चले जाएं ताकि जब आपकी बारी आए तो आपको रिलीफ देने वाला कोई ना हो और इंसाफ देने वाला भी कोई ना बचे, क्योंकि आपने मुल्क में नफरत के बीज बोए थे, वो दरख्त बन गए। और ये जो धरने की एक सियासत आ रही है, इसकी बुनियाद किसने रखी? इस धरने की बुनियाद जो है वो इमरान खान साहब ने रखी थी। इसलिए इस लूले लंगड़े जमहूरी बंदोबस्त को कबूल कर लिया था कि कहीं इंतशार किसी और तरफ न ले जाए मुल्क को। उन्होंने आज अपोजिशन को इस मुकाम पर पहुंचा दिया, पाकिस्तान के आम आदमी को, कि लोग बेचैन हैं। और जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। आप सियासी मुखालफिन से जेलें भर देंगे और हर एक के माथे पे आप चोर का स्टैंप लगाने की कोशिश करेंगे, हालांकि चोर आप खुद हैं। और जब आपकी बारी आनी है तो फिर लग पता जाएगा कि चोर था कौन। तो बारी तो आनी है, हम सब ने बारियां दी हैं, तो आपकी बारी भी आनी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मौलाना जलील जान का कहना है कि वज़ीर आला से कहता हूँ कि इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। रुकावटों से निपटने के लिए कई प्लान हैं। 15 लाख अफराद आज़ादी मार्च का हिस्सा होंगे। 27 अक्टूबर इसलिए रखा गया कि एक तो योम यकजहती कश्मीर है। सारे काफिले सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेक वक्त दाखिल होंगे। पंजाब का काफिला भी करीब हो चुका होगा, सिंध का भी करीब हो चुका होगा और बलूचिस्तान का भी करीब हो चुका होगा। तो हम 31 को इंशाल्लाह सारे एकदम जब अंदर जाएंगे तो ये तादाद 15 लाख से भी ज्यादा होगी इंशाल्लाह। हमें ये धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर, आइन से मारवा इकदाम करने नहीं देंगे इनको। वजारत आला की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स और वो इस किस्म की धमकियां देता है, इसका मतलब है कि इनके पांव लड़क चुके हैं, इनके अंदर खलबली मच चुकी है, ये खौफ और उस आराज में मुब्तला है। तो इस किस्म की बातें तो निकलेंगी इनके मुंह से। माफी ज़ियाउल हक से भी नहीं मांगे। आसिफ जरदारी सिर्फ कानूनी और अदालती हक लेना चाहते हैं। आसिफ जरदारी के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आसिफ जरदारी की जान को खतरा है। एहतसाब अदालत ने जेल में सहूलियात देने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुआफी तो ज़ियाउल हक से भी नहीं मांगी। आसिफ जरदारी अपना आईनी और कानूनी हक चाहते हैं। आसिफ जरदारी के वकील लतीफ खोसा ने ये रिमार्क्स एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी को जेल में सहूलियात से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिए। कहा, मेडिकल रिपोर्ट में आसिफ जरदारी को जेल में एसी, फ्रिज और अटेंडेंट फराहम करने का कहा गया है। मेडिकल बोर्ड ने दिल की तकलीफ होने के बाइस आसिफ जरदारी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का भी कहा है। अदालत को पहले भी बताया था कि तबीयत बिगड़ने पर 1.5 घंटा अस्पताल शिफ्ट करने में लग जाएगा। आसिफ जरदारी की जान को खतरा है। लतीफ खोसा ने जेल में जाती अटेंडेंट साथ रखने की इस्तदा की तो जज मोहम्मद बशीर ने कहा, जेल में कैसे प्राइवेट फर्द को रखा जा सकता है। लतीफ खोसा ने कहा कि प्राइवेट शख्स बाहर कैंप में रहेंगे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अभी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात जारी है। चौधरी सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज नुमाइंदे सलीम शेख से। जी सलीम शेख, इस मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिए।
जी, चौधरी सरवर जो कि गवर्नर पंजाब है, उन्होंने जो है आज चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन से उनके घर पर जो है मुलाकात की। और मुलाकात का मकसद तो जो है वो बजाय चौधरी शुजात हुसैन की जो है इयादत करना था, लेकिन इसके साथ साथ जो है सियासी सूरत हाल पर भी जो है वो काफी ज्यादा जो है बात हुई है, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी जो है चौधरी बरादरान के घर आए थे और उनसे मुलाकात की थी। और अब गवर्नर पंजाब ने जो है चौधरी बरादरान से मुलाकात की और इस मुलाकात का जो बज़ाहिर मकसद नजर आ रहा है और जो जराए हमें बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो आज़ादी मार्च निकलने जा रहा है 27 अक्टूबर को, उस हवाले से जो है हिकमत अमली तय की जा रही है। और ये इस हवाले से जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है दोनों पंजाब के बड़े यानी गवर्नर पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब को जो है ये टास्क दिया है कि इस आज़ादी मार्च से किस तरह निपटना है और जो अलाइज हैं गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान के, उनके साथ भी मुशावरत की जाए कि ताकि इस मार्च को किस तरह नाकाम बनाया जा सकता है। जी ठीक है, सलीम शेख अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र मकबूजा वादी का। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 71वां रोज है। कश्मीरी अवाम घरों में कैद, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। भारतीय फौज के कड़े पहरे भी बरकरार हैं। मरीजों के लिए इलाज के दरवाजे बंद हैं। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारियां मामूल बन गई। विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर उनके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाही जोड़ा सदर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। इसके अलावा शाही मेहमान लाहौर और चित्राल भी जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे रेहान शेख। 13 साल बाद एक और बरतानवी शाही जोड़ा आज पाकिस्तान का मेहमान बनेगा। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन 5 रोजा दौरे के बाद इस्लामाबाद, लाहौर और चित्राल की सैर करेंगे। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात का शेड्यूल भी तय है। चैरिटी प्रोग्राम बादशाही मस्जिद, नेशनल क्रिकेट अकेडमी और SOS विलेज में भी जाएंगे। शाही जोड़ा 17 अक्टूबर को चित्राल का दौरा करेगा। वो लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की एक रेपुटेशन बनेगी। पाकिस्तान में जब वो आएंगे तो उनको इतना प्यार मिलेगा जैसे पहले उनकी वालिदा को मिलता रहा है। शहजादा चार्ल्स की वालिदा और मुल्के बरतानिया एलिजाबेथ दोम खुद भी 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। अब जिक्र डेंगू मच्छर का, जिसने मुल्क भर में तबाही मचा रखी है। सिर्फ पंजाब भर में डेंगू से 24 घंटों के दौरान मजीद 131 अफराद में मर्ज की तस्दीक हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा भट्ट, अपडेट कीजिए। के दौरान मजीद 131 अफराद में मर्ज की तस्दीक हो गई है और तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक ये जो मरीज हैं ये रावलपिंडी से 115 है, सरगोदा से 4 है, अटक से 3 है, लाहौर से 2, जबकि चकवार, शेखपुरा, गुजरावाला, नैया, मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान से एक मरीज जो है उसमें वायरस की तस्दीक हुई है। और सूबे की अगर हम लोग बात करें सरकारी और निजी अस्पतालों की, तो वहाँ पर इस वक्त 502 मरीज जो है वो जेर इलाज है, जिनमें 8 अफराद की हालत जो है वो अभी भी बताई जा रही है। और अभी तक हम लोग ओवरऑल पंजाब भर में जो मरीज हैं उनके बारे में बात करें, साल में कितने रिपोर्ट हुए हैं, तो उनकी तादाद जो है वो 6433 तक पहुंच चुकी हुई है। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने भी अब तक सिर्फ 10 अमवात की जो है वो तस्दीक की है, जबकि लाहौर में भी 2 हम लोगों ने अमवात यहाँ पर देखी, जिसके बारे में जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस वायरस तो मौजूद था, डेंगू था, लेकिन इनमें जो डेथ कॉज थी वो डेंगू नहीं थी, जिसकी वजह से उन डेथ को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह सूरत हाल अभी भी वर्स होती जा रही है। लार्वा भी, डेंगू लार्वा जो है वो भी मुख्तलिफ टीमें जो है वो महकमा सेहत की वो देख रही है और हर तरफ छापे भी मारे जा रहे हैं। और इस वक्त 20 अफराद जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया है डेंगू लार्वा की मौजूदगी के ऊपर। ठीक है, हुमा भट्ट अपडेट करेंगे, आपका शुक्रिया। सिर्फ पंजाब ही नहीं, कराची में भी डेंगू के वार जारी हैं। मर्ज में मुब्तला अफराद की तादाद 5,500 से तजावज़ कर गई, जबकि रवासाद शहर में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे कामरान शाह से। जी बिल्कुल, देखिए कराची इस वक्त बदतरीन वबाई अमराज की लपेट में है। आपको बताता चलूं कि आज रोज तक 5,500 से ज़ायद केसेस हैं सूबे भर में जो कि डेंगू वायरस में मुब्तला हुए हैं। सिर्फ कराची की बात की जाए तो 5,000 से ज़ायद शहरी हैं जो डेंगू वायरस से कराची में मुब्तला हुए हैं। कचरा और सड़कों पर जमा पानी न सिर्फ डेंगू बल्कि मलेरिया और टाइफाइड जैसी वबाई अमराज का सबब भी बन रहा है। 17 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। उसके बावजूद भी सड़कों पर बदस्तूर कचरा जमा है और हालिया गुज़िश्ता बरसात के बाद से अब तक जो जमा पानी है वो भी डेंगू के मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रहा है।
طبی ماہرین نے ان اعداد و شمار پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری اعداد و شمار اور نجی اعداد و شمار میں واضح طور پر فرق ہے. روزانہ کی بنیاد پر 150 سے زائد شہری ہیں جو کہ ڈینگی وائرس میں ہیں. طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے پریونشن ضروری ہے, اقدامات ضروری ہیں. سڑکوں پر جو ہے وہ جمع پانی کچرے سے دور رہا جائے, فل آستین والی کپڑے پہنے جائیں, پیروں کو اپنے ڈھانپ کر رکھیں, اور خاص طور پر جو بچے ہیں ان کو مچھر سے بچاؤ کے لیے جال کا اور جالی کا استعمال کیا جائے تاکہ وبائی صورت سے بچا جا سکے اور متعدی جو وبائی امراض ہیں ان سے بھی بچا جا سکے. جی. قومی ادارہ برائے امراض قلب کے ڈاکٹرز نے پیچیدہ آپریشن کے ذریعے بچے کی زندگی بچا لی. 9 سالہ ارسلان سینے میں دل کے قریب پیچکس لگنے سے شدید زخمی ہوا. 1.5 گھنٹہ جاری رہنے والے آپریشن میں 2 پیڈس کارڈیک سرجن سمیت 4 ڈاکٹرز نے حصہ لیا. قومی ادارہ برائے امراض قلب کے ڈاکٹروں نے پیچیدہ آپریشن کے ذریعے بچے کی زندگی بچا لی. 1.5 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں 2 پیڈس کارڈیک سرجن سمیت 4 ڈاکٹروں نے حصہ لیا. 9 سالہ ارسلان سینے میں دل کے قریب پیچکس گھسنے سے زخمی ہو گیا تھا. مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے ڈاکٹرز نے ایسا خطرناک آپریشن کرنے سے معذرت کر لی تھی. والدین کے مطابق بچہ کراچی میں ماموں کے گھر میں رہتا ہے جہاں بچے اسکرو ڈرائیور سے کھیل رہے تھے. بھاگتے ہوئے اسکرو ڈرائیور ارسلان کے سینے میں پیوست ہو گیا. پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر عبدالستار نے بچے کا معائنہ کیا اور فوری آپریشن تجویز کیا. ڈاکٹر عبدالستار کے مطابق ارسلان کا آپریشن 1.5 گھنٹے تک جاری رہا جس میں پیڈیاٹرک کارڈیک سرجن ڈاکٹر سہیل بنگش, ڈاکٹر اقبال اور پیڈیاٹرک کارڈیک سرجن ڈاکٹر نجمہ پٹیل نے حصہ لیا. ڈاکٹر عبدالستار کے مطابق یہ ایک پیچیدہ آپریشن تھا. سینے میں جس جگہ بچے کو اسکرو ڈرائیور لگا تھا وہاں دماغ اور دل کی وینز ہوتی ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد.